रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 50। तब फिर इतनी दूर क्यों हो, मैंने कौसर को खींच कर सीने से लगा लिया और कौसर भी शायद ज़िंदगी में पहली बार मेरे लिए इस कदर मुखलस हो गई थी। उसने मेरी पेशानी, मेरे आंखों पर बोसों की बारिश कर दी। तुम अजीम हो सरफराज, खुदा की कसम तुम अनोखा दिल लेकर आए हो। तुम अनोखे इंसान हो। मैंने इतना आला ज़रफ़ इंसान इससे कबल नहीं देखा। बस अब जो कुछ भी हूँ तुम्हारा हूँ, मैंने कहा और कौसर खिल उठी। तुमने मुझे बहुत बड़ा रुतबा दिया है। अरे बस बस, अब मैं इस काबिल भी नहीं हूँ। वैसे कौसर, मेरी खुशियों की कोई था नहीं है। कसम ले लो, इससे कबल मैं इतना खुश नहीं हुआ हूँ। आपका दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ़ हो गया, शिफाफ आईने की मानद। तब फिर आपसे मुझे कुछ बातें ज़रूर पूछूंगी। हाँ ज़रूर। आपको अपने मिशन से ज़्यादा और कोई चीज़ भी अजीज़ है? उम्दा सवाल है कौसर। मैं अपनी बहन को जवाब ज़रूर दूंगा, तो जवाब दें। कौसर, अना इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी हैसियत रखती है। अगर तुम मुझसे पूछो कि कौसर, मेरे ख्याल में अना का दूसरा नाम है। अना मर जाए तो रूह का कोई वजूद नहीं, और जब रूह का वजूद ना हो तो कौन खुद को ज़िंदा कह सकता है? मैं सिर्फ अना हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे नाकारा समझकर मुझे कुचलने की कोशिश की थी और वो मेरे ऊपर रहम खाना चाहते थे। उनका ख्याल था कि सारे भाइयों में सबसे पीछे का इंसान हूँ। मैं सारी ज़िंदगी नाकामा रहा हूँगा और कोई मकाम नहीं पा सकूँगा। और फिर मेरे ऊपर रहम खाया गया। मुझे मेरी नाकारगी का एहसास दिलाकर मातून करते हुए फ़ैसला किया गया कि मेरी शादी ख़ानदान की एक ऐसी लड़की से कर दी जाए जिसके पास बहुत कुछ हो। इस तरह मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो लड़की मुझे चाहती थी, मगर आम हालात होते कौसर तो शायद मैं उसकी चाहत कबूल कर लेता। लेकिन इन हालात में मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने घर छोड़ दिया। मैंने अपनी अना को ज़िंदा रखना चाहता था और इसी अना की ज़िंदगी के लिए मैं आज तक भटक रहा हूँ। कौसर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चंद सेकंड तासुर में डूबा रहा। फिर मुझे उसके आंसुओं का एहसास हुआ और मैंने उसके आंसू पोंछ दिए। रो क्यों रही हो कौसर? मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की हूँ, उसने सिसकते हुए कहा। क्यों? आखिर क्यों? काश कि मैं इस कदर आंधी ना होती, काश कि मैं इस कदर सती ना होती। कौसर प्लीज़, तुमने क्या कहा? हाय अफसोस, मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं करूँगी सरफराज। कौसर, मैंने तुम्हें कितना तोड़ा है सरफराज, अपने फितरी ज़रफ़ से काम लेकर मुझे खलूसे दिल से माफ़ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। और फिर मेरे सीने से लिपट गई। कौसर, अगर मुझे अच्छा समझती हो तो यकीन करो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई कदूरत नहीं, कभी नहीं रही कौसर। हाँ, वक्ती तौर पर तुम्हारी चंद बातें बुरी ज़रूर लगी थी, लेकिन मैं उन्हें भूलता रहा। मुझे बस तुम्हारे इस जज्बे से उलझन थी। अब तो कोई उलझन नहीं रही कौसर। कौसर काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही और फिर मेरी कोशिशों से पुरसकून हो गई। ना जाने क्यों आज बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। हाँ कौसर, मैं भी बहुत पुरसकून हूँ। अच्छा, एक बात और बता दे सरफराज, उसने कहा। जितनी बातें चाहे पूछो। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी लड़कियां आईं, उनमें से किसी ने भी बहसीयत औरत तुम्हें मुतासर किया? इसके सवाल पर मैं खामोश हो गया और खुली आंखों से मैंने एक चेहरा देखा। एक चेहरा दर्द में डूबा हुआ और फिर उसकी
दुनवी बुलंद हो गई और मेरी ज़िंदगी मेरी कामयाबी के लिए दुआ गो और मेरी ज़ुबान पर एक मुतम्मल ना हो सकी। क्या है कौसर? मैंने बेइख्तियार कहा। मैं इसके बारे में जान सकती हूँ, मेरी बात पर यकीन करोगी? हाँ, उसने मजबूत लहजे में कहा। मैं जब तक उसके सामने रहा मैं उस जज्बे को महसूस नहीं किया, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ और वो एहसास आज तक मेरे पास है। कौन है वो? कौसर ने इश्तियाक से पूछा। ये उसकी रुसवाई तो ना होगी? मैं सारी दुनिया से तुम्हें चाहती हूँ सरफराज, सारी दुनिया से ज़्यादा। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से ज़्यादा मुकीद हूँ। हाँ, उस बात पर यकीन कर लो, कौसर जज्बाती अंदाज में कहा। मैं ऐसा कभी ना करूँगी जिससे तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। हाँ, अपनी सारी ज़्यादतियों का अजाला करूँगी, मुझे यकीन है। तो बताओ, वो कहकशां है कौसर? कहकशां? हाँ, कहकशां, रशीदुद्दीन अहमद की लड़की। हाँ, लेकिन मैंने कुछ और सुना था। क्या? रशीदुद्दीन साहब बता रहे थे, तुम्हारी तारीफ़ करते करते जज्बाती हो गए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी थोड़ी सी गलती से वो जज्बाती हो गई थी, लेकिन सरफराज ने उसे संभाल लिया। हाँ कौसर, उस वक़्त मेरा दिल साफ़ था, यानी इस वक़्त। हाँ, रशीदुद्दीन साहब की बुजुर्गी, इज़्ज़त उस वक़्त मेरी निगाहों में सबसे कीमती चीज़ थी और आज भी है। मैंने पूरे खलूस से उसे समझाया था, लेकिन जब मैं वहाँ से चल दिया कौसर, तो यूँ समझो आसमान से कोई चीज़ उतरते हुए दिखाई गई। कुदरत की तरफ से एक अमानत मुझे सौंपी गई। कहा गया मुझसे कि मैं अपने आप को अपने सीने में से छुपा लूँ और रात की गहरी तारीकियों में गाहे बगाहे उस ज़ात की टपक मेरी रूह को मेरी रूह को मुनव्वर करती रही और मुझे एहसास दिलाता जा रहा कि मैं उसमें आसमानी इज़्ज़त की हिफाजत करूं। और कौसर, अब वो अमानत आज भी मेरे सीने में महफूज है। कौसर खामोश हो गई थी और देर तक खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम दर हकीकत एक सरबस्ता राज हो सरफराज। अब भी कौसर, हाँ, अब भी अजीब हो तुम। यूँ न सोचो कौसर, अहमक लड़कियां तुम्हें बहकाने में कोशा हैं, लेकिन सरफराज, मैंने तुम्हें कभी बहकाने की कोशिश नहीं की। शीशे पर गिर्द ना डालो कौसर, अपनी बात दरमियान में ला लाओ। बहरहाल उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तुम देखोगे मेरे प्यारे भैया, कौसर हर रूप में अच्छी है। वो एतमाद तोड़ने वालों में से नहीं है, मुझे यकीन है, वरना इस कुदरती राज को आश्कारा करके मैं अमानत में ख़यानत ना करता। अब मैं जाऊँ, खुदा हाफिज, मैंने सुकून से कहा और कौसर उठ गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर रुक कर बोली, और सुनो सरफराज, अब मेरे बारे में कुछ ना सोचना। मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ और इतना सुकून मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया। मुझे यकीन है, मैंने कहा, और कौसर झोंपड़े से बाहर निकल गई। देर तक मैं उसके वजूद को महसूस करता रहा। दर हकीकत खुद मुझे भी बड़ा सुकून महसूस हो रहा था और अफ्रीका के इस बेअत्मीनान सहरा में भी उस रात मुझे बड़े सुकून की नींद आई। दूसरी सुबह भी पुरसुकून थी। दोपहर तक कोई ख़ास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि नीतिका के कुछ बूढ़े मेरे पास दरख्वास्त लेकर आए कि मैं बाकायदा सरदार बन जाऊं। मैंने बड़ी अपनाइयत से उनका इस्तकबाल किया था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सरदार कि आप हमारे सरदार बन जाएं। क्या तुम्हारे यहाँ बाहर के लोगों को सरदार बनाया जाता है? नीतिका तवील अरसे से नहूसों का शिकार है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस इलाके ने ऐसे जवान पैदा करने बंद कर दिए जो सफ़ेद हाथी का शिकार करते हैं। लेकिन बाहर के लोग तुम्हारे मसाइल से कैसे वाकिफ़ हो सकते हैं? मजबूरी है सरदार। तुम्हारी मलका तो नीतिका है, तुम्हारे सामने अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। उसने भी तो सफ़ेद हाथी को काबू में कर लिया था, बहादुरी से नहीं, जादू से, और हम उसके खिलाफ हैं। तुमने मैदान में नहायत बहादुरी से सफ़ेद हाथी का शिकार किया है। अगर मैं तुमसे ही किसी को यहाँ का सरदार बना दूँ? बूढ़े चौंक पड़े। हाँ, उसका तुझे इख्तियार है सरदार। उसके अलावा एक बात और बताओ बुजुर्गो। पूछो सरदार। बूढ़े मेरे मुखातब से बहुत मुतासर हुए थे। जादूगर औरत ने अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कोशिश की तो तेरी मदद से हम उस पर भी काबू पा लेंगे। हमारे कबीले की रवायत है कि जो सफ़ेद हाथी को गिरा देता है, सारे ज़माने के जादू उसके लिए बेकार होते हैं। हम तेरे हुक्म पर उससे जंग करने पर तैयार हैं। ठीक है बुजुर्गो, मुझे मोहलत दो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ। तुम्हारे लिए जो कुछ करूँगा बेहतर करूँगा। हमें तेरे ऊपर भरोसा है सरदार, उन्होंने कहा और फिर वो चले गए।
وہ گئے تو ایک اور مسئلہ میرے سامنے آ گیا۔ کرنل ڈکسن لال پیلا میرے پاس پہنچ گیا۔ ٹوبو اور 3 وحشی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کرنل ڈکسن کے چہرے سے سخت غصہ عیاں تھا۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں سرفراز، اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ کس کی وجہ کرنل؟ میں نے متعجب انداز میں پوچھا۔ کیا مجھے اس بستی میں نظر بند کر دیا گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر ان سے پوچھو کیا بات ہے، آپ ہی بتا دیں۔ میں پہاڑوں کی طرف گشت کے لیے جا رہا تھا، انہوں نے مجھے روک لیا۔ کون سے پہاڑوں کی طرف کرنل؟ اس طرف، مغربی سمت۔ وہ اتفاق ہے کرنل، میں نے ان سے کہا تھا کہ اس طرف کسی کو نہ جانے دیں، میں نے ہی اسے سکون سے کہا۔ کسی میں اور مجھ میں فرق تو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کرنل، لیکن یہ صرف انہیں بتا دو کہ میں ہر ہدایت سے مربرہ ہوں۔ یہ ضروری ہے کرنل، آپ خود سمجھتے ہیں، یعنی میرے اوپر بھی پابندی ہے۔ آپ اسے پابندی نہ کہیں بلکہ مسلط کہیں تو بہتر ہے۔ کیسی مسلط؟ نائرہ اور اس کا گروہ اسی طرف ہے تو اور ابھی ہم اس سے اپنا دوست نہیں کہہ سکتے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہم میں سے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ میں بچہ ہوں، کرنل آنکھیں نکال کر بولا۔ نہیں کرنل، آپ اس انداز میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں نے نرمی سے کہا۔ صرف اس لیے کہ میں بچہ نہیں ہوں، کرنل ڈکسن زہریلے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ تمہارے خیال میں میں احمق ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تمہارے بدلے ہوئے رویے کو محسوس نہیں کر سکتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نواب فیروز الدین کا سامنا ہوتے ہی تمہارے اندر بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے کرنل، میں نے مسکرا کر کہا۔ اور تم میرے اوپر شک کرنے لگے ہو؟ کیسا شک؟ تم نے ان لوگوں کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں میں نائرہ ویلکم سے کوئی ساز باز نہ کروں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کرنل؟ یہ تم جانتے ہو، پھر آپ اسی زحمت سے جانے پر بضد کیوں ہیں؟ میں خود کو آزاد محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے سے تعاون ہم سب کے مفاد میں ہے کرنل۔ تم خود کو سب سے بڑا مدبر نہ سمجھو، مفاد کی بات میں بھی خوب جانتا ہوں۔ آپ کیا جانتے ہیں کرنل؟ یہی کہ مجھے محکومی کا احساس نہ دلایا جائے۔ یہ آپ کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن آپ پہاڑوں کی طرف نہیں جائیں گے کرنل، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور کرنل ڈکسن چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے درمیان بے اطمینانی محسوس کر رہا ہوں، میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، کرنل ڈکسن طیش کے عالم میں بولا۔ ٹوبو، میں نے آہستہ سے ٹوبو کو پکارا۔ یس باس۔ کرنل ڈکسن کو لے جاؤ اور کسی مناسب جگہ قید کر دو۔ انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کی مکمل نگرانی کی جائے، اور اگر یہ فرار ہونے کی کوشش کریں تو ان کی دونوں ٹانگیں بیکار کر دی جائیں۔ تم ان کے نگرانوں کو ہدایت کر دینا۔ یس باس، ٹوبو نے کہا۔ کرنل ڈکسن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ سرفراز، تم اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں گا کرنل، لیکن اب تم مجھے اپنا دوست نہیں پاؤ گے۔ سنا تم نے؟ میں تمہارے خلاف کام کروں گا، سمجھے تم؟ اور تم دیکھو گے کہ میں یہ فیصلہ آپ اس وقت نہیں کر رہے کرنل، بلکہ اس سے پہلے کر چکے ہیں، میں نے کہا، اور پھر ٹوبو کو اشارہ کیا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی کرنل کو بازوں سے پکڑ کر باہر لے گئے، اور چند منٹ کے بعد میں خود بھی باہر نکل آیا۔ سب سے پہلے میں نے کرنل ڈکسن کے قید خانے کا معائنہ کیا اور اسے اطمینان بخش پا کر وہاں سے نواب فیروز الدین کی طرف چل پڑا۔ کوثر اور نواب صاحب اپنے جھونپڑے میں موجود تھے، وہ کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ دونوں نے میرا استقبال کیا۔ کوثر مسکرا رہی تھی۔ خیریت؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، تم دونوں کے معاملات بھی عجیب ہیں۔ آج پھر یہ تمہاری تعریفوں کی پل باندھ رہی ہے اور میں اسے ڈانٹ رہا ہوں۔ میری بہن چھوٹی نہیں ہے نواب صاحب۔ ہاں، خدا تمہارا رشتہ برقرار رکھے، مگر مجھے کیوں ذلیل کرایا جاتا ہے؟ بس یوں ہی کوثر، آئندہ ایسا نہیں کریں گی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے سرفراز بھائی، اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ ٹکا ہوا ہے۔ وہ کیا؟ اس ہاتھی سے تمہاری کیا رشتہ داری تھی؟ کیوں؟ بس تم نے کہا اور وہ مر گیا۔ او ہاں، عجیب ہاتھی تھا، لیکن یقین کریں پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، میں نے اسی انداز میں کہا، اور کوثر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ سچ بتاؤ سرفراز، تم ایک شاطر ہو، بے حد ذہین انسان ہو، اعلیٰ نشانے باز ہو، لیکن تمہارے ہاتھ کی وہ قوت، آخر تمہارے اندر کون سی روح شامل ہے؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے نواب صاحب۔ کیا؟ باطل قوت کے سامنے بھرپور جذبے لے کر جاؤ اور اس میں کھوٹ نہ ہو۔ یہی میرا اصول ہے اور یہی میرا ایمان۔ اس کے بعد یہ نہ سوچو کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، کرنے والے کو ذہن میں رکھو۔
खुदा की कसम तुम हर हाल में एक मसाली नौजवान हो, नवाब साहब के लहजे में बोले। और उस वक़्त मैं आपकी खिदमत में एक इतला लेकर हाजिर हुआ हूँ। ओहो खैरियत, मैं कर्नल डिक्सन को कैद कर दिया है। क्या कर दिया है? नवाब साहब को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कैद कर दिया? वाकई? हाँ नवाब साहब, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल दुरुस्त था। और उसने पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश की थी और टोबो वगैरह ने उसे रोक दिया तो वो चिराग पा हो गया। मेरे पास आकर उसने खासी बदतमीज़ी की और अपने तौर पर कहा कि शायद हम उस पर शुबा करते हैं और वो नायरा से मिलने की कोशिश करेगा। ओहो, नवाब साहब हैरत से बोले, गोया हमारा अंदाज़ा दुरुस्त था। हाँ, कर्नल का अंदाज बदल गया है। तुमने उसे क्या जवाब दिया? पहले मैंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि नायरा हमारी दोस्त नहीं हो सकती, इसलिए पहाड़ों की तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उसके जहन को चिराग को चोर नुमाया था और उसने उस किस्म की बातें शुरू कर दी। तब मैंने टोबो से कहा कि उसे ले जाकर कैद कर दे और अगर वो कैद खाने से निकलने की कोशिश करे तो उसकी दोनों टांगें नाकारा कर दी जाएं। और तुमने फ़ौरन ही अपने आता हूँ लैपटॉप से तुमने होल्ड स्टेप ले लिया। हाँ नवाब साहब, इस वक्त मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरे लोगों के बारे में क्या ख्याल है? दूसरे लोगों से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि वो लोग जो कर्नल के साथी हैं। कर्नल की बात को आम नहीं करेंगे, लेकिन जिसने भी उसके बारे में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की उसके साथ मुकम्मल सख्ती की जाएगी। नवाब साहब ने गहरी सांस ली। बस मैं क्या बताऊं, ना जाने ये लोग कैसी जहनीत रखते हैं। मुझे इजाज़त दें, मैंने कहा। अरे क्यों, बैठो भाई, नवाब साहब बोले। हालात पर गहरी निगाह रखनी है नवाब साहब। मैं नायरा की तरफ से जवाब का मुंतज़िर हूँ, मैंने कहा। और नायरा की तरफ से जवाब उसी रात मिल गया। टोबो ने मुझे इतला दी कि नायरा वेलकम उसी तरफ आ रही है। मैंने अपने झोंपड़े में उसका इस्तकबाल किया था। खूबसूरत औरत मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। हेलो, क्या नाम बताया था तुमने? मुझे माफ़ करना, मेरे लिए मुश्किल हो गया था, उसने कहा। कोई बात नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी नाम तो बता दो। सरफराज। ओ हाँ, तो डियर सरफराज, मैंने तुम्हारे लिए बात की है। क्या तुम्हारे साथी तैयार हैं? हाँ, और अब तुम्हें मेरे साथ चलना है। तुम अपने साथ जितने लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहोगे ले जा सकते हो। मैं तुम्हें पूरे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती हूँ। ठीक है मिस वेलकम, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे जहन में कोई खदशा तो नहीं सरफराज? किस किस्म का मिस वेलकम? ओहो प्लीज़ मुझे नायरा कहो। ठीक है मिस नायरा, मेरा मतलब है किसी धोखे का, उसने कहा और मैं हंसने लगा। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? मिस नायरा मुतमिन रहो, कोई धोखा मेरे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। ओहो वंडरफुल, तुम अनोखे इंसान हो, बेहद अनोखे। नारवा की आंखों से अजीब से तासुरात टपकने लगे। वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ी और फिर रुक गई और फिर एकदम दूसरी तरफ मुड़ गई। मैं गौर से उसकी ये हरकत देख रहा था। मैंने महसूस किया कि नायरा के ये जज्बाती मसनूई नहीं हैं। मैंने दिल ही दिल में उस हमाकत के बारे में सोचा। कोई औरत हो, सोचने का अंदाज यकसा होता है, लेकिन बहरहाल ये मेरे लिए फ़ायदे की बात थी। तो फिर चले नायरा। हाँ, तुम घोड़े पर आई हो? हाँ, तुमने मेरी सोनी को मार ही दिया। सोनी कौन? मेरी खूबसूरत साथी। ओहो, मगर तुमने भी उसे खूब ट्रेंड किया था। हाँ, बड़ी मुश्किल से, ना जाने क्यों। वो भी मुझे बहुत चाहता था, मेरे एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार हो जाता था। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस है। अब तो मुझे भी अफसोस है, मैंने कहा। क्यों? उसने इश्तियाक से पूछा। ज़ाहिर है कि तुम उसके लिए अफसरदा हो, तो मेरी अफसरदगी से तुम्हें अफसोस है? हाँ, क्यों नहीं? आखिर क्यों? हम दोस्तों के इस अंदाज में गुफ्तगू करने लगे हैं। मैं भी दोस्त हूँ, तुम अपने आदमियों को तैयार कर लो। वो बोली। मैं तन्हा चलूँगा? ओहो ओहो, तुम्हारी दिलेरी मुझे पागल कर देगी। मैं ज़रूर पागल हो जाऊँगी। उसने निचला होंठ दबाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं? मैंने पूछा। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा। तुम्हारी थोड़ी देर के लिए इजाज़त दोगी? हाँ हाँ ज़रूर, नायरा बोली और मैं उसे अपने झोंपड़े में छोड़कर बाहर निकल आया। मैंने सीधा नवाब साहब के झोंपड़े का रुख किया। काफ़ी तेज़ रफ्तारी से मैं उनके पास पहुंच गया। कौसर और नवाब साहब आराम करने लेट गए थे। मैंने बाहर से उन्हें आवाज़ दी और नवाब साहब एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर बाहर निकल आए। और सरफराज खैरियत? नायरा आई है, मैंने मुख्तसरन कहा। ओहो, क्या कह रही है? मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। क्यों? मामले की गुफ्तगू करने। ओहो, फिर? बस मैं आपको इतला देने आया था, मुझे इजाज़त दें, मैंने कहा। क्या मतलब, तुम तन्हा जाना चाहते हो?
मैं तन्हा ही जाऊंगा। तुम्हें मशवरा दूंगा सरफराज, अब राह करम जिद मत करो, मैं जो चलूंगा और किसी और को भी साथ ले जाएंगे, नहीं तुम्हारा तन्हा जाना मुनासिब नहीं है। बेमुश्किल तमाम नवाब साहब को राज़ी कर सका। कौसर भी परेशान हो गई थी। बहरहाल मैं बाहर आकर घोड़ों का बंदोबस्त किया गया था। मैं अपने घोड़ों पर सवार हो गया और नायरा अपने घोड़े पर। दोनों घोड़े पहाड़ों की तरफ चल पड़े। नायरा खामोश थी, लेकिन थोड़ी देर चलकर वो बोली, मिस्टर सरफराज। मैंने जवाब दिया, खामोश क्यों हो? आपका क्या ख्याल है मिस नायरा? ओहो, ये बात नहीं है, यूं ही पूछ रही हूँ, वो जल्दी से बोली। क्या आपके ख्याल में मैं खौफज़दा हूँ? नहीं मिस्टर सरफराज, आप खौफज़दा नहीं हो सकते। एक बात बताएंगी ज़रूर, आपके साथ मैंने क्या किया? मिस्टर सरफराज, वो अजीब से लहजे में बोली, मैंने महसूस किया है आप एक अच्छे इंसान हैं। मिस्टर सरफराज, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। मिस्टर सरफराज, बराह करम आप मेरे ऊपर शुबा ना करें। मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपको कभी मालूम ना होती, लेकिन आपसे याद रखेंगे कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर एतमाद करें। मिस्टर सरफराज, मेरी हैसियत यहाँ पहले नंबर पर नहीं है। इस पूरे कारनामे का इंचार्ज मेरा भाई है, फ्लीचरो वेलकम। आपने शायद पहले उसका नाम सुना हो। हाँ, क्या आप मुझे कुछ तफसीलात बताएंगी? अमेरिकन एनास्टिक सेंटर से एटम बम चुराने वाला फ्लीचरो वेलकम, उसने कहा और मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। तो क्या वो जुर्म पेशा है? बैनुल अक़वामी मुजरम, पूरी दुनिया उसकी तलाश में है। वो यहाँ क्या कर रहा है? एटम बम बना लिया है, तासर ने बताया, और मेरा दिमाग घूम गया। क्या करेगा वो उनका? बड़ा खौफनाक प्रोग्राम है उसका। वो यहाँ मिसाइल लगाएगा और फिर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। ओहो मिस नायरा, ऐसी शक्ल में क्या वो हमारी यहाँ मौजूदगी पसंद करेगा? नहीं, लेकिन मैंने उससे बात कर ली है, वो तुम्हें हीरे देकर यहाँ से रवाना कर देगा, नायरा ने कहा, और मैं गौर से उसकी शक्ल देखने लगा। बड़ी खतरनाक बात बता दी थी उसने, लेकिन क्यों? और उसे क्यों का जवाब मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया। मुझे ये जंगल पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या? जाते हुए मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, उसने बेबाकी से कहा, और मैं उसे देखता रह गया। फिर मैंने खुद को फ़ौरन संभाला। उसके लिए इतनी हैरतनाक बात नहीं थी, वो एक बेबाक कौम की लड़की थी। तुमने जवाब नहीं दिया सरफराज। चंद साथ के बाद वो बोली, तुम्हारा भाई ये बात पसंद करेगा नहीं करेगा? फिर मैं उसकी गुलाम नहीं हूँ, मैं खामोशी से कल चलूँगी। ऐसी शक्ल में खतरात भी पेश आ सकते हैं। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं फंसने दूंगी सरफराज, वादा करती हूँ, उसने कहा, और मैं ख्यालात में डूब गया। बहरहाल ये सूरत हाल खासी मददगार थी, लेकिन उसने जो कुछ बताया था वो सख्त हैरतनाक था। ये लोग यहाँ एक खौफनाक मंसूबे पर काम कर रहे थे। एक बात बताओ नायरा, हाँ, यहाँ तुम्हारे कुल कितने आदमी हैं? अभी तो बहुत कम हैं। दरअसल फ्लीचर का मंसूबा अभी इब्तदाई मराहल में है। अभी वो यहाँ सिर्फ तनसीबात कर रहा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ सब मिलाकर कुल 13 आदमी हैं। फ्लीचर की साइंसी मालूमात ज़बरदस्त हैं। उसने बहावलपुर का ज़ख़ीरा दरियाफ़त कर लिया है और उसके बाद दूसरे काम करेगा। यहाँ वो एटम बम जो उसने चुराया है उस पर रिसर्च कर रहा है और उसके बाद वो बड़े मंसूबे का आगाज़ करेगा। मैंने गहरी सांस ली और फिर हम पहाड़ों के नज़दीक पहुँच गए। दर हकीकत मुक्त सिर लोगों के इन पहाड़ों की कुदरती बनावट से खूब फ़ायदा उठाया है। उन्होंने उम्दा रिहाइशगाह बनाई हुई थी। फ्लीचर ने एक खूबसूरत सजे हुए गार में मेरा इस्तकबाल किया और उसके साथ 3 आदमी और थे। हेलो मिस्टर सरफराज, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है। ओह, किस बात पर? मिस नायरा मेरा नाम भूल गई थी, लेकिन आपको याद है, आप इससे पूछें, इसने आपका नाम बताया था। ओह, फिर थोड़े से आलू मेरे पास भी हैं, फ्लीचर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो हाँ, बहरहाल आपकी क़ुव्वत मेरे लिए भी हैरत अंगेज़ थी। वो क्या चक्कर था? कौन सा? हाथी किस तरह गया? बस मौत आई थी उसकी। मेरा भी यही ख्याल था, फ्लीचर हंसते हुए बोला। आइए मिस्टर सरफराज, तशरीफ़ रखिए, नायरा ने कहा। अरे हाँ आइए, फ्लीचर ने अदाकारी करते हुए कहा।
میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کافی چالاک شخص ہے اور اس کے ارادے اچھے نہیں۔ بہرحال میں ہوشیار ہو گیا۔ فلیچر ایک ملحقہ خاطر مدارت کر مسٹر سرفراز کی خاطر مدارت کرو نائرہ، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کافی بنواؤ جب تک میں انہیں عمدہ میوزک سنواؤں، فلیچر نے کہا، اور نائرہ نے ایک شخص کو آواز دے کر کافی کے لیے کہہ دیا اور فلیچر نے ایک ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ ہوا کی سنسناہٹ اور دوسری آوازیں سنائی دی، پھر نائرہ کی آواز سنائی دی۔ راستے میں اس نے مجھ سے جو باتیں کی تھی وہ یہاں ٹیپ ریکارڈ ہو چکی تھی۔ ارے یہ تم نے کہاں سے ٹیپ کی؟ وہ تعجب سے بولی۔ بس ان گاروں میں یہی ایک خرابی ہے، ہمیشہ محتاط رہتے ہیں، فلیچر بھیانک مسکراہٹ سے بولا۔ لیکن نائرہ نے کہنا چاہا، ابھی میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا مسٹر سرفراز، خود نائرہ ہی کیوں نہ ہو، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس عمل سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس احمق لڑکی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ اول تو میرا ایسا کوئی ارادہ تھا نہیں کہ آپ کو یہاں سے نکل جانے دوں۔ بے شک ہیرے میری نگاہ میں اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میں ان پہاڑوں کے راز باہر نہیں جانے دے سکتا۔ لیکن نائرہ ابھی وہ اپنی عمر کے اس اندازے سے بھی یہی سوچ سکتی ہے۔ اگر میں اس کا نگران نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی حماقتیں کرتی۔ فلیچر، نائرہ نے احتجاج کیا، خاموش رہو بیبی، تم احمق ہو۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ کہ تم ایک احمق ہو۔ میں نہیں، فلیچر نے کہا، گویا اب تم بد عہدی کرو گے۔